Hi guys, another week gone by, one less week to go. Excitement बढ़ी है. So I thought कि आपको अपडेट करूं between last week and this week कि क्या क्या हुआ है. तो सबसे पहले तो एक तो ये सीन हुआ है कि मेरा जो बॉस है, उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि हमारा जो साइट मैनेजर है, जब उसको पता चला कि मैं रिलोकेट कर रहा हूँ, तो उसने ना थोड़ा सा कंसर्न शो की. अब कंसर्न क्यों शो की है वो मैं आपको बताता हूँ. उसका बैकग्राउंड ये है कि मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ उसमें हमारी जो साइट है उस पर एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन मिली थी हमें लास्ट ईयर. वो सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन ये बात प्रूव करती है कि जो जिस चीज़ में मैं काम करता हूँ, जिस प्रोजेक्ट पे बाकी लोग भी काम करते हैं, अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट इट्स रिलेटेड टू पेमेंट, तो इट हैज़ टू बी डन इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट एट्सेट्रा. तो जो ज़्यादातर इस ऑफिस में हमारे अलार्म भी लगाए गए थे इसी चीज़ के लिए कि इस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, द वे सॉफ्टवेयर इज़ डिलीवर्ड इज सिक्योर. और उसमें ये भी था कि रिमोट प्रोविजन वगैरह भी थी कि कुछ लोग यूएसए से भी काम करते हैं, तो यूएस साइट का सर्टिफिकेट नहीं लिया गया क्योंकि साइट सर्टिफिकेशन इज़ अ बिट ऑफ इट इन्वॉल्व्स अ फ्यू थिंग्स. वो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उन्होंने फिर कहा कि उनको रिमोट वर्कर शो कर देंगे. मेरी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि जब मैं रिलोकेट करूँगा तो आई विल ऑल्सो बिकम फ्रॉम साइट टू रिमोट वर्कर कैटेगरी. लेकिन आई डोंट नो, मेरे जब इमीडिएट बॉस ने साइट मैनेजर से बात शेयर की तो वो थोड़ा सा पैनिक कर गया, या मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसकी मेंटालिटी भी इस तरह की, थोड़ा ट्रेडिशनल मैनेजर है. मेरा माई बॉस इज़ वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा इस तरह का है, तो ऑलरेडी वो थोड़ा सा शो करता है कि इन ऑफिस बंद क्यों हो रहे हैं एक्सेट्रा. तो उसको शायद लगा कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ में मैं अगर काम करता हूँ और वो चीज़ अब हमारे यहाँ पे नहीं रहेगी तो शायद कोई समहाउ ना उसका कंट्रोल कम हो जाएगा. एनीवेज मैंने फिर रिपोर्ट वगैरह दोबारा पढ़ी हुई जो थी, क्योंकि शुरू में मैं भी इन्वॉल्व था सर्टिफिकेशन में. आई न्यू व्हाट इट टेक्स, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. तो मेरी अजम्पशन ठीक थी. ऑनलाइन मैंने पढ़ा दोबारा, उसमें यही था कि रिमोट वर्किंग की कैटेगरी है एज लॉन्ग एज रूल्स आर फॉलोड, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी फाइन. तो मैंने अपने बॉस को फिर आई वॉज रेडी कि मैं ऐसे डिस्कस करूँगा ये रिपोर्ट. मेरे बात इन टाइम मेरे बॉस ने दोबारा साइड मैनेजर से डिस्कस किया तो उसका स्टांस थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था. तो आई थिंक वही विल अंडरस्टैंड नाउ कि इट्स अ सिंपल मूव, बिकॉज इस तरह की बातें हो रही थी कि जिन चीज़ों में मैं काम करता हूँ, वो जो डिलीवरी पार्ट है क्या उसको कोई और कर सकता है ऑल. तो पर्सनली मैंने काफ़ी कुछ किया इस कंपनी के लिए, एंड आई रियली वांट टू ओन इट. और प्लस ये कि डिसरप्शन भी आती है डिलीवरी में, राइट. अगर कोई और आ जाए राइट एट द एंड जस्ट फॉर समथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो इट डजंट मेक सेंस जस्ट टू चेंज थिंग्स बेस्ड ऑन एप्रीहेंशन या कंजेक्चर. तो खैर एनीवेज होपफुली वो कोई इतना इशू नहीं होगा. तो एक तो वो बात थी. बट हाँ, नेवरदलेस दैट्स समथिंग वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड. मैं ये बात इसलिए मेंशन कर रहा था कि आप जिस तरह का काम करते हो वो भी इस बात पे इन्फ्लुएंस कर सकती है कि आपके जो अरेंजमेंट है, इफ़ यू डिसाइड टू गो एंड वर्क ओवरसीज, जिस तरह की अरेंजमेंट में मैं जा रहा हूँ, दैट कैन ऑल्सो फैक्टर इन. रिमेंबर कि इस सारी सीरीज़ में मैं जब से ये बना रहा हूँ, मेरा मकसद यही है कि आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंड एवरी थिंग दैट आई गो थ्रू, ताकि एनी वन हु इज़ ट्राइंग टू थिंक अबाउट दिस, दे ऑल्सो कैन चेक कि क्या उनको भी हर्डल्स आएंगे कि नहीं आएंगे. बिकॉज ऑब्वियसली ऑन पेपर एंड इन आवर हार्ट वी वांट टू मेक दिस मूव, लेकिन थियरी इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिस. दस फार वो एक थ्योरेटिकल चीज़ थी और देयर हैज़ बीन सो मेनी थिंग्स जो बार बार आई हैं, जो मुझे ओवरकम करनी पड़ी वन आफ्टर द अदर. तो खैर दिस वाज वन अपडेट. सेकंड अपडेट ये है कि मैंने अपनी कार पीछे जो है आज लगाई है, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह लेके एडवर्ट लगाया है उसका. तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन आता है. उसमें दो ऑप्शन है मेरे पास अब, क्योंकि 5 वीक्स रह गए हैं सिर्फ, राइट. एक ऑप्शन ये थी कि मैं यहाँ पे कंपनी है वी बाय एनी कार, वो उनका एज द नेम सजेस्ट वो कोई भी कार ले लेते हैं, आपको ऑनलाइन एक प्राइस देते हैं, आप जब पास जाते हो तो मोस्ट लाइकली उस प्राइस के आसपास ही आपको फाइनल प्राइस मिलती है. मेरा उनसे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये मैंने पढ़ा है, क्या पता वो शायद थोड़ा सा निगोशिएट भी कर लें आपसे. लेकिन उनका आई थिंक उनका ये होता है कि वो कार लेते हैं, फिर प्रॉफिट पे वो आगे भेज देते हैं या फिर ऑप्शन करा देते हैं, समथिंग लाइक दैट. दैट्स फॉर अ क्विक सेल. तो मैंने कहा कि चलो वो तो ऑप्शन है ही है, लेट्स सी कि मेरी कार जो है कोई और एन इंडिविजुअल या कोई फैमिली पर्सन यूज़ कर लेगा. कार काफ़ी अच्छी है, मैंने 1.5 साल पहले ली थी. माइलेज भी इसकी लो थी, 80,000 अभी सिर्फ हुई है. डीजल कार है, मर्सिडीज है, इट्स प्रीटी गुड. तो इट्स बेटर कि किसी बंदे के काम आ जाए, और मुझे भी शायद 200-300 पाउंड ज़्यादा ही मिल जाए. तो एक वो है, अब देखते हैं वो बिकेगी तो मैं आप लोगों को अपलोड करूँगा, अपडेट करूँगा. उसके अलावा ये घर का जो रेंटिंग का प्रोसेस, उस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ. दैट्स अनदर थिंग. इफ़ यू आर, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, इफ़ यू आर अ होम ओनर
you would have to think about what you have to do with your property. अब अगर इवन इफ यू ओन इट आउटराइट, आप मॉर्गेज पे हैं, मोस्ट लाइकली आप मॉर्गेज पे होंगे, जिस तरह मैं हूँ, बिकॉज बाइंग अ हाउस ऑफ द शेल्फ विदाउट एनी मॉर्गेज रेयर होता है यहाँ पे, नौकरी पेशा इंसान लोन लेता है. तो अगर मॉर्गेज है और आप पाकिस्तान में उधर भी आप रेंट वगैरह दे रहे होंगे, अपना घर यूज़ कर रहे होंगे, तो इट वुडंट मेक सेंस रियली टू कीप दिस प्रॉपर्टी वेकेंट एंड देन पे इट्स मॉर्गेज हेयर एज वेल एज रनिंग एक्सपेंस. हो सकता है आपके लिए सूटेबल हो, लेकिन टिपिकली व्हाट यू वुड वांट टू डू इज आइदर यू वांट टू सेल इट यहाँ पे और यू वुड वांट टू पुट इट ऑन रेंट. मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने पहले डिसाइड किया कि मैं रेंट पे चढ़ाऊँगा. फिर दरमियान में क्रिसमस के आसपास एक पीरियड था, एक वीक का, जब मेरी इस तरह की स्ट्रेटजी बनी कि शायद यार इसको अगर बेच के आप, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई हुई थी, प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट लेके आप री इन्वेस्ट कर दो यहाँ पे, रेंट की 2-3 प्रॉपर्टीज ले लो और उनसे रेंट बैकअप जनरेट होती रहेगी. और वो अगर आप पाकिस्तान में बाद में स्टे करना है या फिर वट एवर रीज़न, आप उस तरह इसको चलाओ ना. लेकिन वही बात है कि थ्योरी और प्रैक्टिस में फ़र्क. जब मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर की कि मॉर्गेज मिल सकती है नहीं मिल सकती, ये चीज़ें आई कि जी आप अगर बाहर होगे तो एक्सपैट मॉर्गेज होगी. एक्सपैट मॉर्गेज अगर नॉर्मल मॉर्गेज यहाँ बाय टू लेट 1% है फॉर एग्जांपल, एक्सपैट 3% होती है, यानी कि इट्स अ बिट एक्सपेंसिव. तो उससे मैथ्स थोड़ी सी टूट रही थी. तो फिर अल्टीमेटली डिसाइड किया कि नहीं, इसको बेचते नहीं है, एसेट है, इसको रख लेते हैं. तो उसके लिए फिर जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इसको रखते हैं, तो बिकॉज वी आर गोइंग इन मार्च, तो ये मिड जनवरी या जनवरी में मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, इंगेज किया मैंने एजेंट को. मेरा पहले प्लान था कि मैं हाई स्ट्रीट एजेंट से जाऊंगा. दिन फिर मैंने सर्च की तो देखा कि ये ऑनलाइन एजेंट्स आजकल काफ़ी फेमस हैं, सस्ते भी बहुत हैं उनकी. उससे मैंने हिसाब किताब लगाया कि मेरा रेंट इतना होगा, इनकी कॉस्ट इतनी होगी, मॉर्गेज इतनी होगी, तो टेक अवे कुछ प्रॉफिट भी होगा कि नहीं होगा. आई डिसाइडेड कि वो सही है, ठीक है. मैंने स्टार्ट किया उनके साथ प्रोसेस. बट वट आई डिड नॉट रियलाइज इज़ द फैक्ट दैट दे कैन नॉट हैंग ऑन टू द कीज़. अब अगर आप यूके कंट्री में नहीं हो और एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट को आपने चाबी देनी है, राइट, तो उसमें फिर इश्यूज़ आ जाते हैं. तो इस तरह की सोल्यूशन निकल रही थी कि जी घर के साथ की सेफ लगा लो. की सेफ लगाएंगे तो उसमें चाबी छोड़ के चला जाओ, उसका पास कोड होगा तो एक टेनेंट जाएगा, दूसरा आएगा, तो दैट वे वी कैन मैनेज इट. पर मुझे थोड़ी सी रिलक्टेंस थी. और इस सारे प्रोसेस के दरमियान में जो मेरा हाई स्ट्रीट एजेंट था जिसे मैंने पहले ट्राई की थी, उसकी मुझे उन्हीं कंपनी से एक और बंदे ने मुझे कॉल की और उसने मुझे बहुत कन्विंस किया कि हमारे साथ ये हैं, ये वो, जो उनकी टिपिकल सेल्स एजेंट की होती है. मेरे सिर्फ यही बात खटक रही थी कि ये चाबी कहाँ पे होगी, मैं यहाँ पे हूँगा नहीं, तो फिर मैनेजमेंट. तो मैंने कहा चलो यार छोड़ो इस बात, प्रॉफिट कितना ज़्यादा करने इसमें ना पड़ो, लेट्स गो विद द सिंपल थिंग. पहली बार कर रहे हो और जस्ट गो विद द हाई स्ट्रीट एजेंट. तो उसने मुझे कन्विंस कर लिया. लेकिन कन्विंस करने के बाद मेरी ना काफ़ी एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ एक वीक का. उसकी तरफ मूव करने से पहले ही वॉज लाइक कि आप आ जाएं यहाँ पे, मैं आपका घर इतने में चला दूंगा, प्रॉपर्टीज़ जा रही हैं ये वो. द डे आई वॉज विद देम ना, एकदम रेडियो साइलेंस सा हो गया. एक दिन कॉल आती थी, ओ मुबारक हो जी, हमें मिल गया आपको टेनेंट. आई वॉज लाइक अच्छा, लेकिन जो प्री रिक्विजिट्स हैं, ज़ाहिर है जनरली ये होता है कि आपको पहले वो बताते हैं ये बैकग्राउंड है, सूटेबल है कि नहीं, प्रॉपर्टी का रेंट है, अफोर्ड कर सकता है कि नहीं. मुझे इस तरह की उसने कहा कि जी, उनकी एक फीमेल थी, कहती है कि मुबारक को. मैंने कहा भाई चेक करो, वो चेक करने किया तो पता चला उसकी पे इतनी नहीं है, वो कोई साउथ अफ्रीका से मूव कर रहा था, मतलब ही उसकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता ये घर. तो फिर ठीक है, एक और रेडियो साइलेंस 2-3 दिन का. फिर एक कॉल आई, हमने किसी से डिपॉजिट भी ले लिए. अब डिपॉजिट आप तब लेते हो जब आप रेफरेंसिंग वगैरह हो चुकी होती है, या फिर मैन यूर श्योर कि इसको देना है. डिपॉजिट लेके आप आगे प्रोसीड नहीं करते. मुझे ये बात भी वियर्ड लगी. और सारा इन ऑल ऑफ दिस टाइम वो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी नहीं. हालांकि कंपनी अच्छी खासी वो है, बड़ी है, तो आई थिंक वो ब्रांच टू ब्रांच होता है कि शी वॉज नॉट हैंडलिंग मी वेल. खैर एनीवेज आई वाज लाइक अच्छा चलो चेक कराते हैं, रेफरेंसिंग करो, देखते हैं क्या होता है. वो कोई कपल था, उनकी अफोर्डेबिलिटी भी ठीक थी. लेकिन जब रेफरेंसिंग इनिशियली स्टार्ट हुई तो जो फीमेल थी उसका आ गया कि इसके अगेंस्ट ना काउंटी कोर्ट जजमेंट है. कोई इतना बड़ा नहीं है. वो इफेक्टिवली क्या था, पता चला कि उसका बेटा था, उसने गाड़ी जो थी, गाड़ी खरीदी थी, तो वो गारंटीयर थी उस पर, तो वो डिफ़ॉल्ट कर गई. फिर मतलब वो पे नहीं कर सकी गाड़ी के ना किस्तें. तो फिर एजेंट और मैंने डिस्कस किया. हमने कहा ये तो चलो होता रहता है, बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं. तो हमने कहा चलो ये ठीक है, एक चीज़ है, इसको इग्नोर करके लेट्स कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द चेक्स. तो ये मेरी फ़ोन पे बात हुई थी उस दिन. इंसिडेंटली आई वाज एट द हॉस्पिटल, डिलीवरी थी हमारी वाइफ की, हमारा थर्ड चाइल्ड जो है, तो वो हो गई. अगले दिन मुझे ईमेल आई उस फीमेल एजेंट की, उस बंदे की जिस एजेंट से मेरी बातचीत थी, उसको रिपोर्ट करती थी. समथिंग वाज रॉन्ग विद हर, पता नहीं उसका नहीं थी या क्या. उसने मुझे एक लेटर भेजा और उस पर नहायत ही इल फॉर्मेटेड लेटर. मेरा नाम जो है वो मिसस्पेल्ड 2 बार रिपीट हुआ.
मेरे घर का एड्रेस दो बार इन्हीं का आपको नज़र आ रहा था कि ऑटो जनरेटेड और किसी ने प्रूफ रीड भी नहीं किया। खैर वॉट वॉज मोर इंपॉर्टेंट वॉज कि उसके अंदर जो कॉन्टेंट था उस पर लिखा हुआ था आपने ये हमारे से डिस्कस करके एग्री कर लिया है कि इन टेनेंट्स के अगेंस्ट आपको कोई रेफरेंसिंग नहीं चाहिए, अब जो भी होगा वो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी ये पॉलिसी नहीं है, आप इसको साइन करें फिर हम प्रोसीड करेंगे। उस वक्त ना मेरा आई जस्ट लॉस्ट इट। आई वाज लाइक इस बंदे ने मुझे घसीट के वो ऑनलाइन एजेंट से अपनी तरफ लेके आया है और फिर अब इसका इन लोगों का ये एटीट्यूड है कि ये प्रूफ रीड भी नहीं कर रहे, ये लोग क्या मेरी प्रॉपर्टी मैनेज करेंगे। मैंने फिर साफ साफ कह दिया कि सॉरी, अब मैं बेशक वो टेनेंट्स आपके पास हैं, आई एम गोइंग विद समवन एल्स। मैंने फिर मीनवाइल एक और कंपनी से प्रोसेस स्टार्ट किया। दिस टाइम दे वर वेरी ऑफिशियल, वेरी प्रोफेशनल। वो आया, आई लड़की, उसने बातचीत की, सब उनको पता था, यू नो हाउ, तो आई वाज वेरी हैप्पी विद देम। मीनवाइल ये जो दरमियान वाला एजेंट था ये आ गया मेरे डोर पे आ गया। इसकी बॉस ने मुझे साथ ही ईमेल कर दी और मेरी मीटिंग भी चल रही है, एक तरफ फ़ोन पे ऑफिस की मीटिंग चल रही है, इसकी ईमेल आ गई, दरवाजे पे खटखटा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएंगे सिचुएशन, सीन देखें ज़रा। तो ईमेल में क्या लिखा हुआ इसकी बॉस ने कि जी आपने क्योंकि नो कर दिए और हम आपको एक हफ्ते से ट्राई करें, कॉन्टैक्ट करेंगे। मैं इनकी कॉल नहीं उठा रहा था ना, आई हैड इनफ। ठीक है, ये कोई तरीका तो नहीं है ना, मतलब आप इस तरह कन्विंस करते हो। तो मैंने कहा ठीक है अब भुगतें। तो बहरहाल उसकी मुझे ईमेल आ गई। ईमेल पे लिखा हुआ था कि आपने क्योंकि यू हैव पुल्ड बैक, हालांकि नसल लगाए मुझे बच्चा समझो, हम लोगों ने साइन एक चीज़ भी नहीं की, सब वर्बल था। इस कंट्री में या कहीं पे भी ना, जब तक आप कुछ साइन नहीं करते, यू हैवंट एग्रीड टू एनीथिंग, एक चीज़ थी। और आई वाज कॉन्फिडेंट कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ही डरा रहे हैं। लेकिन एनीवेज हमसे शेयर करूँ, इट वाज अ फनी थिंग। कहती है कि आपने जो है, बिकॉज आप यू हैव पुल्ड बैक, तो एक पूरे ईयर का जो हमारा परसेंटेज ऑफ रेंट बनता है ना, वो प्लस 500 पाउंड हमारी फीस, तो 1700 पाउंड की मुझे फकीर दे रहे थे। ठीक है, तो वो नीचे खड़ा होकर लेटर देने आया था। तो वो जब निकला है तो मुझे, मैं झांका हूँ यहाँ से, यहीं से नीचे से मैं झांक के देखा, तो मैंने कहा वो बंदा जा रहा है। मैंने कहा नहीं यार, एक हफ्ते से मुझे ट्राई कर रहा है और मुझे गुस्सा भी चढ़ा हुआ था। मैंने कहा मैं ज़रा इसको कन्फ्रंट करता हूँ। तो मैं मीटिंग छोड़ के नीचे गया, वो उसको मैंने गाड़ी रुकवाई यहाँ पे और उससे मैंने बात की। मैंने उसको फिर सही ना ज़रा सुनाई मैंने उसको। मैंने कहा भाई यहाँ पे मेरा यहाँ पे बेबी हुआ है, स्ट्रेसफुल टाइम है, आप लोगों ने ड्रामे बनाए हुए हैं, इस तरह करता है कोई, ये वो मेरी मिन्नतें कर रहा। कभी मुझे वो था अपना कोई अपना बांग्लादेश का ही था मुस्लिम ब्रदर, लेकिन वो मुझे हवाले दे रहा कि जी मज़हब का ये वो हवाला। मैंने कहा मज़हब को दरमियान में क्यों ला रहा है, बात सही है कि तुमने ये ऐसे मेरे साथ किए, तुम मेरी जगह होते तुम क्या करते, एक चांस दे दो ये वो, तो अगले हफ्ते तक का चांस दे दो, अगर उनके नए एजेंट्स के साथ नहीं कुछ हुआ। मैंने कहा ये जो लेटर दिया इसका मैं क्या करूँ, कहता है इसको टोकरी फेंको। मैंने कहा भाई ये कोई बात है। बहरहाल उसने फिर बहुत कोई आधा घंटा उससे बहस होती रही। फिर मैंने कहा तुम जाओ यार, ठीक है कुछ नहीं होता ना। तो कहता चलो ठीक है फिर देख लेते हैं, मैं अगले हफ्ते तुम्हें कॉन्टैक्ट कर लूँगा ये वो। मैं ऊपर आया तो फिर मैंने ना इसकी बॉस को, अच्छा बाय द वे इसके नीचे जाने से पहले मैं इसकी बॉस को ईमेल कर दी थी कि ये मेरे साथ हुआ है और मैं पहले कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर तुम ये करो तो मैं ज़रा ना एक ट्रस्ट पायलट पे अच्छा सा रिव्यू छोड़ूंगा तुम लोगों का। तो आई गिव इट बैक अ बिट। तो उसकी फिर ईमेल आई हुई थी मुझे वापस किया जी, मुझे पता नहीं था हुआ क्या, मैं तो उनकी बॉस हूँ, मुझे आई वॉज नॉट प्रिवी टू द इन्फॉर्मेशन, मुझे बताओ हुआ क्या। फिर मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा चलो हो सकता है इसको पता ही ना होना, ये बात भी सच है। मैंने कॉल की तो मुझे, हाँ वो रीजनेबल औरत थी, वो कहती मुझे नहीं पता था, आई एम वेरी सॉरी, आपके साथ जो हुआ है उसको आप इग्नोर कर दें, जो हमने आपको इनवॉइस भेजी है। और हाँ बिल्कुल हम ऐसे बिजनेस नहीं करते। आज थोड़ा कवर अप भी कर थी लेकिन नेवरदलेस। तो खैर अच्छी बात है कि वो एक वन लेस थिंग टू वरी अबाउट। मैं थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ और तो थिंग सेटल डाउन। तो खैर एनीवेज सॉरी फॉर द लॉन्ग स्टोरी, लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग एपिसोड। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जल्दी में रश में ये चीज़ें भी हो जाती हैं, राइट। यू शुड बी केयरफुल। ये होता है बिल्कुल, रश ऑफ ब्लड होता है, बंदा एक्साइटेड भी होता है, बंदा कहता है ये कर लूँ वो कर लूँ। लेकिन हाँ अब ये है कि यू नो वी हैव फाउंड समवन और दे लाइक द प्रॉपर्टी, वो पास ही हैं, 5 साल से रह रहे हैं आसपास ही, और दे नो द एरिया, दे रियली वांट टू स्टे हियर। उनसे जब हुई है तो उन्होंने फिर हमारा घर देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने इस तरह की रखी बात कि मतलब इतने मैंने लेट्स से 1350 पे एडवर्टाइज किया हुआ था, तो वो कहते हैं या तो हम 1350 पे ले लेंगे लेकिन आप पूरा घर पेंट करें इधर से, या फिर आप 1300 पे कर दें तो हम पेंट कर देंगे। तो आई लाइक द सेकंड ऑप्शन बिकॉज मैंने हिसाब लगाया 1500 पाउंड पेंट पे लग जाते हैं, 2 साल तक तो इनकी होगी टेनेंसी एटलीस्ट, तो रिकवरी में चले जाएंगे, तो इट्स बेटर कि वो लोग ही कर दें। तो वो एग्रीमेंट है। फिर मेरी जो किचन की वर्कटॉप थी उसमें एक थोड़ा सा पोर्शन, ज़रा सा ही पोर्शन था जो कि रॉट हो गया था पीछे से। तो अगेन इस कंट्री में पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वहाँ पे तो आप लेबर को, बेचारे गरीब कम काम करते हैं, सस्ते में काम करते हैं और आपको कदर भी होती है फिर वहाँ पे ना। इधर तो देखें आप, इधर इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो लिटरली मैं टाइम टू से इसकी छोटा सा पैच था जो रिप्लेस करना था, उसके बजाय उस बंदे ने मुझे कहा कि नहीं ये भाई, मतलब कारीगरी इन्वॉल्व है ना, कारीगरी नहीं है, बेहतर है कि एल शेप ना उसमें 3 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल तीनों चेंज कर दो। आई वाज लाइक आई एम एन इंजीनियर ऑब्वियसली, मुझे लगा कि यार ये नहायत ही नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है, ये क्या बात है। लेकिन नेवरदलेस यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। उससे भी 3 हफ्ते मुझे वेट करना पड़ा, फिर जाके वो आए परसों
और वो नहायत ही डॉजी किस्म के थे, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर इस तरह ही होते हैं, इस तरह के होते हैं, आए हैं और ज़्यादा आप उनको, एक तो मैं जल्दी में हूँ, ज़्यादा टू योर टर्म्स भी काम शाम नहीं, खैर उन्होंने काम किया, लगा के चले गए, ठीक है वो, बट आई एम सेइंग वो इट वाज एन एक्सपेंसिव सोल्यूशन, लाइक 1500 पाउंड लिए उन्होंने इस चीज़ के, जो कि लिटरली राइट, अगर मेरे पास टाइम होता तो आई कुड हैव मे बी फाउंड समवन जो सस्ते में कर रहा था। लेकिन एनीवेज वो जो बताने आपको मैं चाह रहा हूँ कि लैंडलॉर्ड ट्रांजिशन, बिकमिंग अ लैंडलॉर्ड, टेनेंट्स डू एक्सपेक्ट सर्टन थिंग्स, सो बी प्रिपेयर्ड कि एक पॉट ऑफ मनी आप रखें, जेन में रखें कि खर्चे हो सकते हैं वो। और उसके बाद मेरा, और आपको लैंडलॉर्ड बनने के लिए और क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, गैस सर्टिफिकेट करवाना होता है आपने, आपको EPC सर्टिफिकेट होता है, और एक इलेक्ट्रिसिटी EICR सर्टिफिकेट होता है। तो EPC तो मेरा पहले से था, वो 5 ईयर्स और वैलिड है। गैस सर्टिफिकेट करवाया था, वो फ़ौरन उसने कर दिया, ठीक है, दैट्स फाइन। EICR जो इलेक्ट्रिक टेस्ट है वो हुआ है 1 फ़रवरी को, और उसकी फीडबैक आई है कि देयर इज सम, जाते उसने मुझे बताने कहा था आधे घंटे का कोई काम है, लेकिन उन्होंने मोटा चौड़ा बिल भेज दिया कि ये कराएंगे तो 300 पाउंड उसकी भी, बल्कि 380 पाउंड टैक्स मिला के, तो वो भी मुझे, तो इन अदर वर्ड्स मेरी 1500 पाउंड प्लस 380, तकरीबन 2000 पाउंड इस चीज़ में लग गए। खैर नेवरदलेस लॉन्ग टर्म की बात है और घर आप कैसेट होता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अवेयर कि बीइंग अ लैंडलॉर्ड देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस जो कि पूरी करनी पड़ती हैं, और उसमें आपके पैसे भी लग सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है तो फिर मे बी नॉट, लेकिन अगर मेरी प्रॉपर्टी मतलब जो है इट्स एन ओल्ड बिल्ट, 1965 में बनी थी, और हमने भी किया है, इस पर काफ़ी काम किया, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियली उस तरह नहीं काम करवाया, भी बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उन्होंने वैसे भी दीवारों में पेंसिल वेंसिल मारनी होती है वो, तो हमने कहा कि अभी जो है इट्स नॉट वर्थ इट। तो यस, हाँ, इस हफ्ते की यही अपडेट थी। आई होप कि ये जो सीक्वेंस ऑफ वीडियोज़ हैं ये आपके, यू गाइज विल बी फाइंडिंग इट हेल्पफुल, अभी नहीं तो बाद में कोई भी देखे, लेकिन दीज आर द थिंग्स विच एनीवन वुड हैव टू गो थ्रू व्हेन दे आर चेंजिंग कंट्री। तो फिर नेक्स्ट वीक आपको अपडेट करूँगा फॉर एनी मोर प्रोग्रेस। गाड़ी का देखते हैं, गाड़ी निकलती कि नहीं निकलती, और क्या बनता है। चलें फिर, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।